आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विधान परिषद के पूर्व सदस्य मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री केदारनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के जिलाध्यक्ष श्रीमान सुनील सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण बिहारी राय जी, हमारे मित्र बनारस से चल करके आए हैं सुधीर मिश्रा जी, आध्यात्मिक शक्ति के प्रणेता पूज्य महाराज जी, मंच पर विराजमान सभी प्रशासनिक अधिकारी, मेरे अनुज श्री अटल सिंह जी, संचालक अनिल पांडे जी, मेरे सम्मुख उपस्थित इस क्षेत्र के तथा गाजीपुर जनपद के अनेक श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जनों को मैं देख रहा हूं। अनेक ब्लॉक प्रमुख प्रधान, अनेक लोगों को मैं नाम लूंगा तो अधिकांश लोगों का नाम मैं ले सकता हूं। मुझे लगता है कि किसी का छूट जाएगा तो वो गाली देगा कि हमको छोड़ दिए, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, सभी अध्यापक, बच्चों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं सबसे पहले माता तेतरा देवी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अपने सहयोगी अनुज की माता जी की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मुझे मिला। ये सच है कि मुझे पुण्यतिथि 26 सितंबर को थी। कई माह पूर्व तय भी हुआ था कि 26 सितंबर को आना है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद की बैठक उस दिन अमृतसर में हो गई, जिसके कारण मैं नहीं आ सका। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ग्राम सचिवालय यहां बनकर के तैयार हुआ है। प्रधान जी को और जिन लोगों ने उसे इस स्वरूप में बनाया है उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हम सब यहां इकट्ठे हैं एक ऐसे समय में जब देश पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देने की स्थिति में हुआ है। हम सबको मालूम है कि आजादी के 75 वर्ष हमारे पूरे हुए देश अमृतकाल में एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं देश में, मुझे लगता है कि हमें जरूर उनका मूल्यांकन करना चाहिए। अभी G20 देशों का एक सम्मेलन दिल्ली में था। अध्यक्ष होने के नाते भारत ने जिस तरह से दुनिया के सामने जो कठिन चुनौतियां हैं उनका समाधान किया, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हो या ग्लोबल नॉर्थ के देश हो, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया हमारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो दो ध्रुवीय विश्व था, बाइपोलर जो दुनिया थी, दो महाशक्तियां थी जिनमें पूरी दुनिया बटी हुई थी। आज पूरी दुनिया को ये विश्वास हो गया है इस देश को संकट से उबारने की क्षमता भारत के अलावा किसी दुनिया के दूसरे देश में नहीं है। और जो G20 का मूल मंत्र रहा वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है। जिस देश के लंबे समय तक हम गुलाम था, उस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। कहने में मुझे 1 सेकंड लगा है, लेकिन यहां तक पहुंचने में जो परिश्रम देश ने किया, देश की सरकार ने किया है या हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने किया है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी। और अभी जो लक्ष्य रखा है देश ने, जब आजादी का शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे तो एक विकसित भारत के रूप में पूरा देश का नागरिक देखना चाहता है, ऐसा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मुझे लगता है केवल सरकार के भरोसे ये संकल्प हम हासिल नहीं कर सकते। हमारा अपना कर्तव्य क्या है? भारत के संविधान में हमें अधिकार तो दिए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ
कर्तव्यों की ओर भी बराबर हमारा संविधान हमें सचेत करता है, सचेत करता है। यहाँ अनेक विद्वजन बैठे हैं, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी की कोई हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि देश रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए इस सवाल पर अपनी प्रतिबद्धताओं को छोड़ करके आज सबको संकल्प लेना चाहिए, जो लक्ष्य है उसे हम जरूर प्राप्त करें। क्या कुछ बदला है पिछले कुछ वर्षों में? मैं बार बार एक बात दोहराता हूं, हिंदुस्तान की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली, बल्कि भारत की कार्य संस्कृति भी बदली। एक बड़ा समूह था जो अपने अधिकारों से वंचित था। हम सोच नहीं सकते थे 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर मिल जाएगा, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 48 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुल जाएंगे, 12 करोड़ किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल जाएगी। और अगर खेती के बजट को आप देखेंगे तो पिछले 7-8 वर्षों में 6 गुना वृद्धि हुई। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो भारत सरकार ने बनाया, मैं समझता हूं 29 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर निकलने में समर्थ हो सकते। कोविड की चुनौती आई थी, पूरी दुनिया के सामने लगता था कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, इस पर संदेह हो गया। देश के वैज्ञानिकों ने अल्प समय में केवल कोविड वैक्सीन नहीं निकाली, बल्कि 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में वैक्सीन लगी और 114 दुनिया के 114 से ज्यादा देशों को भारत ने वैक्सीन देने में मदद की। भारत का पासपोर्ट जिनके पास है, दुनिया के दूसरे देशों में अगर आप गए होंगे, आप निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति कर रहे होंगे भारत के पासपोर्ट की कीमत कितनी बढ़ी है। आज चंद्रमा हमारी पहुंच में है। ये सच है कि हम चौथे देश हैं जो चंद्रमा पर पहुंचे हैं, लेकिन ये भी सच है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत, जो पूरी दुनिया के सामने एक नए प्रकार का विश्वास पैदा किया। आज हमारे वैज्ञानिक सूरज पर भी शोध करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये किसानों की मेहनत के कारण हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह की व्यवस्था देश में चल रही है, राजनीतिक कारणों से कुछ लोग कहते हैं उनका काम है कहना, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये सच है भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया अध्याय शुरू हुआ है और वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल करेगा। और मुझे लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी भी समझें, क्योंकि लगातार षड्यंत्र कोशिशें होंगी कि ये जो व्यवस्था चल रही है, भारत मजबूत हो रहा है। केवल यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इस साजिश में शामिल होगी कि भारत की प्रगति जो बढ़ हो रही है तेजी से इसे कैसे रोका जाए। अनेक प्रकार के षड्यंत्र होंगे, इन षड्यंत्रों से सावधान रहना। और थोड़ी भी चूक हमसे हुई, लंबे कालखंड तक हम गुलाम रहे हैं। मुझे लगता है कि फिर से अगर हम लड़खड़ाए तो हमारा स्वाभिमान जो आज जागृत हुआ है, जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं, उस रास्ते से विचलित हो जाए। ये आवश्यक है जब हमको वक्त आवे, जब समय की मांग हो, तो हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करें। उस समय हम मुगालते में पड़ जाते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन होगा, इन प्रश्नों पर आप विचार करें और जो योजनाएं पिछले 8-9 वर्षों में चली हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में वैसे हम देर से शुरू किए, दुनिया में तीसरे नंबर पर हम पहुंच गए। लगभग 2 लाख नए स्टार्टअप आज हिंदुस्तान के नौजवानों ने शुरू किए। यूनिकॉर्न की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।
हमारे वैज्ञानिकों में जो प्रतिभा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम विज्ञान की खोज के आधार पर केवल मानवता का कल्याण करना चाहते हैं, दुनिया का विध्वंस हम नहीं करना चाहते। और इसी के कारण अनेक ऐतिहासिक फैसले, अफ्रीकी देशों के समूह को G20 की सदस्यता दिलाना, ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इक्वालिटी कैसे बचे दुनिया की, इस पर सहमति बनाना। और अब तो रूस और यूक्रेन के युद्ध का भी रास्ता कोई बना सकता है तो वो भारत और भारत के प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसी दुनिया मानने लगी। सचिवालय मैं भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, सच है कि बहुत अच्छे ढंग से बना है। लेकिन ये सोचिए क्या 15 साल पहले ऐसा सचिवालय बनाना संभव था? क्या 10 साल पहले हम ऐसा सोच सकते थे कि गांव का सचिवालय ऐसा हो सकता है? जब व्यवस्थाएं बदलती, शासन की नीतियां बदलती, तब विकास के काम अच्छे ढंग से होते हैं। लेकिन शासन की नीतियां जितनी अच्छी हो जाए, व्यक्ति अगर नहीं करना चाहता है तो भी नहीं होगा। तो ये सुखद संयोग था कि शासन की नीति, शासन के कार्यक्रम ऐसे थे और यहाँ की प्रधान और अटल जी और इनके सारे सहयोगी इसमें तत्पर होकर के, और प्रशासनिक अधिकारी भी इस काम में आगे बढ़े, इसके कारण ये व्यवस्था हो पाई। अब क्या सभी गांवों में, सभी पंचायतों में इस तरह का सचिवालय बने? ये आवश्यक है या नहीं? बनना चाहिए? नहीं? मैंने पहले पूछा कि पहले क्यों नहीं बनता था? तो जो सचिवालय बना रहा है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत ये सचिवालय बन रहे हैं, उस व्यवस्था को कायम रखने में हम क्या कर सकते हैं, इसका भी मूल्यांकन और इसको भी सोचने की जरूरत है। कभी कभी हम भावावेश में आ जाते हैं और भावावेश में ऐसा फैसला करते हैं कि बड़ा पश्चाताप होता है। मैं अटल जी के पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूं। अपनी माता जी की मूर्ति लगाकर इन्होंने व्यवस्था स्थापित की है कि सदैव माता जी का आशीर्वाद इनको, इनके परिवार को अच्छे कार्यों में मिलता रहेगा। मैं आप सबसे जरूर कहना चाहता हूं कि गाजीपुर अनेक महापुरुष इस धरती को पैदा हुआ। साहित्य के क्षेत्र में, स्वतंत्रता आंदोलन के समय, सामाजिक कार्यों में भी अनेक लोग अनेक प्रकार से देश को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब विकसित भारत बने तो उत्तर प्रदेश का तो योगदान होगा ही, गाजीपुर का भी योगदान विकसित भारत बनाने में होना चाहिए। और इसके लिए गाजीपुर के हर स्वाभिमानी नागरिक को, हर जिम्मेदार नागरिक को अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मुझे लगता है इस सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता। और इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आइए आज एक पवित्र दिन हम सब संकल्प लें कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य है, हम भी उसका निर्वहन करेंगे। देश में अच्छी व्यवस्था कायम रहेगा, इसमें भी जब वक्त आएगा तब हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। ये मुझे लगता है सबसे आवश्यक है। अंत में मैं दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो ठीक हो सकता है, कुछ और यहां हो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, रहजन मैंने डकैत, हाईवे रॉबर। इस राह में रहजन है इतने, अरे कुछ और तो अक्सर होता है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, और तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। कुछ जनप्रतिनिधि अपने बीच